गुड इवनिंग गाइस, आई एम इंद्रजीत सिंह। अपनों ने पहले जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसकी अच्छे से तैयारी भी कर ली होगी। तो उसके जो है एक 50 क्वेश्चन का सेट है जो है वो एज आ PDF के रूप में आपके पास भेज दिया जाएगा और आप उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कीजिएगा। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारे SSC के अंदर, पटवार के अंदर, बैंक के अंदर, NDA, एयरफोर्स, नेवी, रीट हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने, जिसका नाम है नरेशन। आइए दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। नरेशन को बोलते हैं दोस्तों अपने संवाद। नरेशन को क्या बोलते हैं? अपने संवाद कहते हैं। ये जो नरेशन है ये अपने पास 2 टाइप्स का होता है। ये जो नरेशन है अपने पास 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन जो आता है वो तो आता है डायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट वन जो आता है वो आता है डायरेक्ट नरेशन और सेकंड वन जो आता है वो आता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, ये सेकंड वन अपने पास आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। हिंदी में इनडायरेक्ट नरेशन को बोलते हैं प्रत्यक्ष संवाद। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष संवाद। और इनडायरेक्ट नरेशन को बोलते हैं अप्रत्यक्ष संवाद। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष संवाद। कुछ लोग इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल देते हैं, बात एक ही है। तो डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष संवाद का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं अपने वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना। ज्यों का त्यों कहना, लिखना, बताना, वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। वक्ता ने जैसा कहा उसको एज इट इज कहना, बोलना या लिखना, वो कहलाता है अपना डायरेक्ट नरेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखा गया, ही सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई कैन हेल्प यू, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा बंद। अब देखो, जैसे वक्ता ने कहा मैंने उसको एज इट इज लिख दिया, ही सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई कैन हेल्प यू। अब आप लोग कहोगे सर ये तो आपने लिखा है, हमें क्या पता वक्ता ने ऐसा कहा था। तो ये बात प्रूव होती है, साबित होती है, सिद्ध होती है कि वक्ता ने ऐसा ही कहा था। तो वो है हमारी डायरेक्ट नरेशन की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। जो कोई भी वाक्य कोमा से सेपरेट हो रहा है और इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज हो रहा है तो वो वाक्य हमेशा डायरेक्ट नरेशन का होता है। इट मीन्स वक्ता ने ऐसा ही कहा था। अपन आज से पहले स्टोरीज पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने स्टोरीज पढ़ी होंगी, लायन एंड माउस, वॉल्फ एंड लैम, हेयर एंड टॉर्टोइज, ऐसी बहुत सी स्टोरियां पढ़ी हैं आपने। स्टोरीज पढ़ी है तो उसमें भी सेंटेंस आता है। जैसे कि सेंटेंस आया था अपने पास, लायन एंड माउस की बात करें तो उसमें आया था द लायन सैड टू द माउस, सैड टू द माउस, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू। फिर आया, वो बोलता है I'll kill you, I'll kill you, मार दूंगा मैं तुम्हें। अब पता नहीं शेर ने चूहे को कब कहा था, लेकिन अपन आज भी स्टोरीज के अंदर ऐसा ही लिखते हैं। तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिखना और बोलना या कहना या बताना, वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन बताई गई इसकी कि वाक्य जो है वो कोमा से सेपरेट होगा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज होगा। तो जो वाक्य कोमा से सेपरेट होता है, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज होता है, वो वाक्य हमेशा डायरेक्ट नरेशन का होता है। दिस वन इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन। सेकंड बात करते हैं अपने सेकंड आइडेंटिफिकेशन की। ये कहता है कि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब देखो, किसी भी प्रकार का हो सकता है मतलब
क्वेश्चन उठता है कि वाक्य कितने प्रकार के हुए हमारे पास, तो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। इट मीन्स, ठीक है, हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं अपने पास, तो इन 5 में से ये वाक्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट वन अपने पास आता है असर्टिव। फर्स्ट वन आता है असर्टिव, जिसे आप साधारण वाक्य बोलते हो। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ओके, सकारात्मक और नकारात्मक एक ही प्रकार है जो कि है असर्टिव। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इंटेरोगेटिव खुद और दूसरा होता है अपने पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो 2 प्रकार के वाक्य हुए, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। थर्ड टाइप ऑफ जो सेंटेंस आता है वो आता है इंपेरेटिव। कौन सा आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, जो सामने वाले व्यक्ति को आदेश, सलाह, सुझाव, धमकी और उससे प्रार्थना करने के काम आते हैं। क्लियर? फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस आता है अपने पास ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जिसे बोलते हैं कामना बोधक या इच्छा सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में सामने वाले व्यक्ति के प्रति अपने कामना या इच्छा व्यक्त करते हैं। क्लियर? जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द क्वीन। फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस आता है एक्सक्लामेटरी। फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस आता है एक्सक्लामेटरी, विस्मयादि बोधक वाक्य या आश्चर्य सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर हम किसी भी व्यक्ति की सडन फीलिंग को शो करते हैं। अब उसकी फीलिंग जो है वो जॉय की हो सकती है, सोरो की हो सकती है और सरप्राइज की भी हो सकती है। तो ये था दोस्तों अपने डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसमें सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर? दोबारा देख लीजिए। डायरेक्ट नरेशन को बोलते हैं प्रत्यक्ष संवाद। इसका मतलब वक्ता के द्वारा कही गई बात को एज इट इज कहना, ज्यों का त्यों कहना, लिखना या बोलना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखा गया, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई कैन हेल्प यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। उसने मुझसे कहा मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं। अब जैसा उसने कहा मैंने वैसे का वैसा लिखा। आपका क्वेश्चन बनता है सर हमें क्या पता उसने ऐसा ही लिखा था, तो उसने ऐसा ही कहा था, तो उसने ऐसा ही कहा था। ये पहचान होती है जो वाक्य हमारा कोमा से सेपरेट होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज होगा, वो वाक्य हमेशा डायरेक्ट नरेशन का होगा। हमने बहुत सी स्टोरीज पढ़ी हैं, उन स्टोरीज में भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जो कोमा से सेपरेट होते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज होते हैं। हमें नहीं पता किसने कब कहा था, लेकिन आज भी अपन उसको एज इट इज लिखते हैं। लायन एंड माउस की बात करें तो उसमें लायन माउस को कहता है द लायन सेड टू द माउस, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई विल किल यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। शेर ने चूहे से कहा मार दूंगा मैं तुम्हें, तो अब शेर ने चूहे को पता नहीं कब कहा था, लेकिन स्टोरीज में एज इट इज आज भी ऐसा लिखा जाता है। तो इट मीन्स वो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य हुआ। आइडेंटिफिकेशन बताइए आपको, वाक्य हमारा कोमा से सेपरेट हो रहा है और इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज हो रहा है। इट मीन्स वो वाक्य हमारा कौन सा है? डायरेक्ट नरेशन का। तो पहली पहचान हो गई डायरेक्ट नरेशन की, जो वाक्य कोमा से सेपरेट होगा, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज होगा, वो वाक्य हमेशा डायरेक्ट नरेशन का होगा। सेकंड आइडेंटिफिकेशन बताई, कहता है कि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब अपने पास वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के वाक्य अपने पास होते हैं। इन 5 में से यह किसी भी प्रकार का वाक्य हो सकता है। नंबर 1 असर्टिव हो सकता है, साधारण वाक्य। अब असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है एक ही असर्टिव। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में से कोई भी हो सकता है। थर्ड वन है इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य।
फोर्थ वन है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना बोधक और इच्छा सूचक वाक्य। फिफ्थ वन है अपने पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्य सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इनमें से ये किसी भी प्रकार का वाक्य हो सकता है। तो ये थी अपनी डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन और उसकी पहचान और उसके कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं। अब बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट नरेशन की। ओके दोस्तों, मैं चाहूंगा आप इसे नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डियर, अब आते हैं अपने इनडायरेक्ट नरेशन पर। तो इनडायरेक्ट नरेशन को बोलते हैं अपन अप्रत्यक्ष संवाद। इट मीन्स वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, लिखना या बताना, वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर दोस्तों? एग्जाम्पल देखिएगा, ये बनेगा इसका ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी, फुल स्टॉप। पहले अपनों ने डायरेक्ट नरेशन के अंदर लिखा था ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई कैन हेल्प यू। अब उसको अपन ने चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट में बदला, तो लिखा ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी। तो इसे अपने शब्दों में कहा गया, उसने मुझे बताया कि वह मेरी मदद कर सकता था। अब इसे चेंज किया गया तो कहलाया इनडायरेक्ट नरेशन अपने शब्दों के अंदर। तो इनडायरेक्ट नरेशन की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, पहली जो पहचान आती है, तो ये कहता है कि इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य, इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य किसी न किसी कनेक्टिव से जुड़ा होता है, किसी न किसी कनेक्टिव से जुड़ा होता है। अब वो कनेक्टिव कौन से हैं जिनसे इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य जुड़ा होता है? अब वो कनेक्टिव है, जैसे बात करें अपन तो ये जुड़ता है अपना किससे? दैट से। ये जुड़ता है किससे? इफ या वेदर से। ये जुड़ता है किससे? किसी भी WH वर्ड से या किसी हाउ वर्ड से। WH वर्ड या हाउ वर्ड, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, हाउ मच, हाउ मैनी, इनसे जुड़ता है। या फिर ये जुड़ता है किससे? टू से, इनसे जुड़ता है, इसके अलावा किसी से नहीं जुड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला सेंटेंस देखिए अपना, ही टोल्ड मी, अब ये किससे जुड़ा हुआ है? दैट से जुड़ा हुआ है। दैट एक कनेक्टिव है जो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके उसके स्थान पर जोड़ने का काम कर रहा है, एज अ कंजक्शन, एज अ कनेक्टिव का काम कर रहा है। तो वही बता रहा हूं दोस्तों कि इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य किसी न किसी कनेक्टिव से जुड़ा होता है। अब वो जुड़ता है किससे? दैट, इफ या वेदर, कोई WH वर्ड या हाउ वर्ड या फिर टू, इसके अलावा किसी से नहीं जुड़ता। सेकंड आइडेंटिफिकेशन है इनडायरेक्ट नरेशन वाक्य की, जो है वो कहता है कि इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य, इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य केवल एक ही प्रकार का होता है, केवल एक ही प्रकार का होता है। अपनों ने बात की थी डायरेक्ट नरेशन की, तो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसमें अपने पास 5 प्रकार के वाक्य थे। लेकिन जबकि बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन वाक्य की, तो इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य केवल एक ही प्रकार का होता है, केवल एक ही प्रकार का होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है अपने पास असर्टिव। कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। इट मीन्स या तो ये सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव होगा, और या फिर ये सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का वाक्य नहीं होता। इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य केवल और केवल एक ही प्रकार का होता है, वो होता है असर्टिव।
या तो ये अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके अलावा किसी भी प्रकार का नहीं होगा। जबकि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य 5 प्रकार के वाक्यों में से किसी भी प्रकार का वाक्य हो सकता है। अब आगे चर्चा करते हैं। तो अपन कहते हैं नोट लगाकर बात करेंगे, नोट लगाकर चर्चा करेंगे। नोट लगाकर ये कहता है, क्या कहता है? कहता है कि डायरेक्ट नरेशन के प्रत्येक वाक्य को 2 भागों में बांटते हैं। डायरेक्ट नरेशन का कोई भी वाक्य है, उसके प्रत्येक वाक्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। अब वो 2 भाग कौन से हैं दोस्तों? आइए आगे चर्चा करते हैं। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग अभी मेरे इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे चलते हैं दोस्तों, कैसे अपने डायरेक्ट नरेशन के प्रत्येक वाक्य को 2 भागों में, कौन से 2 भागों में बांटेंगे? यस, कम ऑन। यस दोस्तों, देखिए डायरेक्ट नरेशन के प्रत्येक वाक्य को 2 भागों में बांटते हैं। अब देखो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हुआ अपने पास, जैसे पहले ही लिखा था वही सेंटेंस लिख रहा हूं। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई कैन हेल्प यू टुडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। अब ये हमारा वाक्य किसका है? डायरेक्ट नरेशन का। कहां से पता लग रहा है अपने को कि अपना वाक्य जो डायरेक्ट नरेशन का है? क्योंकि ये वाक्य कोमा से सेपरेट हो रहा है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज हो रहा है। जो वाक्य कोमा से सेपरेट होता है, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज होता है, वो वाक्य हमेशा किसका होता है? डायरेक्ट नरेशन का। अब इसके 2 भाग कौन से हो गए? एक भाग तो हो गया जो ये कोमा से सेपरेट हो रहा है। जो कोमा से सेपरेट हो रहा है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। निक नेम है इसका आरवी। क्या नेम है? आरवी। अब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है इसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। निक नेम है इसका आरएस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है जो कहता है, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ये हो गया जो कहता है। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब हुआ जो कहा गया, क्या कहा गया? अब आई कैन हेल्प यू टुडे, आज मैं आपकी मदद कर सकता हूं, यह कहा गया, तो वह हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब के जो वर्ड्स हैं वो फंक्शन करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ड्स भी अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। ये फर्स्ट वर्ड, ये जो फंक्शन करेगा वो फंक्शन करता है सब्जेक्ट का। सेकंड वर्ड है सैड टू। सैड टू जो फंक्शन करेगा ये फंक्शन करेगा मेन वर्ब का। अंतिम वर्ड है हमारे पास मी जो फंक्शन करता है ये फंक्शन करेगा ऑब्जेक्ट का। इसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड जो है वो फंक्शन करेगा हमारे पास किसका? सब्जेक्ट का। सेकंड जो है वो फंक्शन करेगा किसका? हेल्पिंग वर्ब का। थर्ड जो है वो फंक्शन करेगा किसका? मेन वर्ब का। फोर्थ जो है वो फंक्शन करता है किसका? ऑब्जेक्ट का। इसके बाद कोई टाइम एडवर्बियल आ सकता है, कोई एडवर्बियल आ सकता है, कोई भी टाइम से रिलेटेड हो सकता है। क्लियर दोस्तों? अब ये ध्यान रखना है अपनों ने कि रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट, सेकंड मेन वर्ब, सैड टू पूरे का पूरा, टू तक मेन वर्ब पूरी। कई बार टू नहीं देता है तो सैड अकेली मेन वर्ब रह जाएगी, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा अपने पास। क्लियर? फिर ये ऑब्जेक्ट। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई टाइम एडवर्बियल। कई बार क्या करता है कि हमारे को सेंटेंस के अंदर
हेल्पिंग वर्ब नहीं देता तो वो नंबर 2 पर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कई बार क्या करता है, सब्जेक्ट से शुरू नहीं करता, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य होगा। कई बार क्या होता है, ना सब्जेक्ट से शुरू ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू, वाक्य शुरू होता है वर्ब से, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है या डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो वो वाक्य हो जाएगा इंपेरेटिव, आदेशात्मक वाक्य। तो वाक्य किसी भी प्रकार से हो सकता है डायरेक्ट नरेशन का, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, 5 प्रकार के वाक्य हैं, उनमें से किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हमारी वर्ब पहले आए स्पीच बाद में आए, हो सकता है वो रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे दे और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में दे दे। ये अपनों ने पहचानना है कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है और वर्ब कौन सी होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज होगा वही वाक्य हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का होगा, और जो कोमा से सेपरेट होता हुआ अलग दिखाई देगा वही वाक्य हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। क्लियर दोस्तों? अब आगे चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि अब हमारे पास जो आते हैं, क्या आते हैं, पर्सन्स आते हैं। क्या आते हैं? पर्सन्स। इसको नोट कर कर अपन बताएंगे कि जो पर्सन्स हैं वो हमेशा, पर्सन्स हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के बदले जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के बदले जाते हैं। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो पर्सन्स जो हैं वो बदले जाएंगे। किसके पर्सन्स? रिपोर्टेड स्पीच के, जैसे आई है, यू है, ये बदला जाएगा। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पर्सन्स कितने होते हैं अपने पास, पर्सन्स कितने होते हैं? तो देखिएगा डियर, बात करें तो ये कहता है कि पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं, पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है अपने पास फर्स्ट पर्सन, पहला आता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आता है अपने पास आई और वी। फिर आता है अपने पास सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जिसमें अपने पास आता है यू और दाऊ, यू और दाऊ। दाऊ का नाम कई बच्चों ने पहली बार सुना होगा। वास्तव में दाऊ यू का सिंगुलर माना जाता है। ये एक पोएटिक वर्ड है और ज्यादा अपने नियर एंड डियर वन के लिए यूज करते हैं, जो हमारे ज्यादा अजीज, ज्यादा नजदीक, ज्यादा प्यारा होता है उसके लिए। है कोई आपके दोस्तों? ओके, नहीं। सबसे ज्यादा, सबसे अजीज, सबसे प्यारा जो है वो केवल और केवल अपने पास गॉड है, ईश्वर है। जब कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत आती है तो हम उसे भगवान को याद करते हैं, और इस भगवान को हम तू कहकर बुलाते हैं। तो दाऊ का अर्थ क्या हुआ? तू। भगवान तूने क्या कर दिया। जितनी भी प्रेयर आती है वो भी इससे दाऊ से रिलेटेड होती है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सब किसके लिए है? गॉड, ईश्वर के लिए, दाऊ वर्ड। बाकी पोएटिक वर्ड है, आया हुआ क्वेश्चन है दाऊ से रिलेटेड एसएससी के एग्जाम के अंदर, जिसमें इस क्वेश्चन था सिकंदर सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, दाऊ आर माई कैप्टिव, तुम मेरे कैदी, तुम मेरे बंदी हो। तो दाऊ इक्वल टू यू, वास्तव में यू का सिंगुलर। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं, अपने पास आता है थर्ड नंबर पर थर्ड पर्सन। कौन सा आता है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के अंदर अपने पास आते हैं ही, शी, इट, वन, दे, या कोई सिंगुलर या प्लूरल नंबर, या कोई सिंगुलर या प्लूरल नंबर में होगा, वो हमेशा किस में होगा? थर्ड पर्सन के अंदर होगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि पर्सन्स जो है वो हमेशा बदले जाएंगे। किसके? रिपोर्टेड स्पीच के। किसके अकॉर्डिंग?
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर दोस्तों। अब इनको बदलने का तरीका क्या है? सरल सा तरीका है कि SON लिखो बटे में 1 2 3 लिखो। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर दोस्तों। जैसे फर्स्ट पर्सन आया आई और वी, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पर मर्जी आ जाए, इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन आया यू और दाऊ, रिपोर्टेड स्पीच में पूरे वाक्य में कहीं पर मर्जी आ जाए, इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन आया ही शी इट वन दे, तो इन्हें अपने कभी चेंज नहीं करेंगे, कहीं पर भी आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में एज इट इज लिखे जाएंगे, जैसा आया वैसे का वैसा लिखा जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो पर्सन्स बदलने के लिए हमें क्या आनी चाहिए? प्रोनाउन आनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने प्रोनाउन के चैप्टर पर। इसी बेस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बेस पर जो प्रोनाउन आएगी उसकी चर्चा करते हैं अपने। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट कर लें। ओके दोस्तों। तो यस दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे और प्रोनाउन कितनी है अपने पास। तो आइए बात करते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अकॉर्डिंग कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रोनाउन। अपने नरेशन के अंदर प्रोनाउन 3 प्रकार से चलता है, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव में चलता है। सब्जेक्टिव होता है कर्ता कारक, पॉजेसिव होता है संबंध कारक और ऑब्जेक्टिव होता है कर्म कारक, जिसे अपने बोल देते हैं सब्जेक्टिव केस के अंदर, पॉजेसिव केस के अंदर और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। नरेशन के अंदर अपने मोस्टली 3 तरह से चलता है। तो जो हमारा पॉजेसिव केस है संबंध कारक, इसके हम 2 पार्ट्स करते हैं। एक तो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव जो विशेषण का काम करता है, डिटर्मिनर में आता है, और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन जो सर्वनाम का काम करता है। तो जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं ये हमेशा जो है वो अपने बाद नाउन लेते हैं। ये हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। इस बात का ध्यान रख लेना। जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन अपने बाद कोई नाउन नहीं लेता, वो नाउन की जगह ही यूज होता है। क्लियर दोस्तों। तो अब अपने बात करते हैं पर्सन्स के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में पहले जो है वो अपने पास आया आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस के अंदर है। इट मीन्स ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। माय ये भी फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव केस के अंदर है। इट मीन्स ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, संबंध कारक का, विशेषण का। माइन ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी पॉजेसिव केस में है, काम कर रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन का। इसी प्रकार से मी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है, तो काम कर रहा है ये किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ध्यान रख लेना, आई, माय, माइन, मी ये सभी के सभी फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आते हैं तो इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये ध्यान रखना है कौन सा पर्सन है, किसका काम कर रहा है, इतना ध्यान रखना है। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। माय फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। माइन फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आए इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसी प्रकार से वी फर्स्ट पर्सन हमारा प्लूरल है और ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। आवर फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आर्स फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अस फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वी, आर, आर्स, अस रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आ जाएं, इन्हें भी अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन में आइएगा, सेकंड पर्सन है यू सेकंड पर्सन होते हुए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। योर सेकंड पर्सन होते हुए पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यार्स सेकंड पर्सन होते हुए पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यू सेकंड पर्सन होते हुए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी आ जाएं, इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। क्लियर दोस्तों। अब यू के सिंगुलर की बात करते हैं। यू का सिंगुलर वास्तव में क्या है? दाऊ।
तो दाऊ सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसका अर्थ होता है तू। तू एक अभद्र शब्द है, हर किसी को नहीं बोला जाता, ठीक है। दाए पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम हो गया। दाइन पॉजेसिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। दी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पर भी आ जाएं, इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्लियर दोस्तों। अब क्वेश्चन उठता है सर कि हम कैसे पता लगाएं कि यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों हमारे सेंटेंस का पैटर्न होता है इस तरह से कि अपने पास सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में यहां पर यू बैठा है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में यू बैठा है, तो ये हमेशा किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले यहां पर यू बैठा है, तो ये किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। अब ऑब्जेक्ट एक स्थिति में और होता है, किसी प्रेपोजिशन के बाद में, किसी प्रेपोजिशन के बाद में यदि यू आता है तो भी ये किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट दो स्थितियों में हो गया, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद में यू है तो ऑब्जेक्ट, या किसी प्रेपोजिशन के बाद में है तो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट केवल एक स्थिति में, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले यू है तो सब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में पहले आता है ही, सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, प्रोनाउन नहीं, ऑब्जेक्टिव हिम। ये कहीं पर भी आ जाए इन्हें नो चेंज, जैसे आए हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वैसे का वैसा लिख देंगे। इसी प्रकार से फेमिनाइन जेंडर में आता है शी, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, प्रोनाउन हर्स, ऑब्जेक्टिव हर। ये कहीं पर भी आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, एज इट इज लिखा जाएगा। फिर आता है न्यूट्रल जेंडर के लिए, सिंगुलर में इट, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, प्रोनाउन नहीं, ऑब्जेक्टिव इसका इट। ये कहीं पर भी आ जाए नो चेंज। इसी तरह से इनडायरेक्ट वे में किसी को कहने के लिए वन, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस, ठीक है, प्रोनाउन नहीं, ऑब्जेक्टिव वन, कहीं पर भी आ जाए नो चेंज। इसी तरह से इन सब का प्लूरल हुआ दे, ठीक है। तो दे जो है प्लूरल के लिए कॉमन जेंडर में आता है, तो दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव केस में हुआ, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव में हुआ, देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन में हुआ, और देम ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। तो ये भी कहीं पर भी आए नो चेंज। इट मीन्स थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी आ जाए तो ये हमेशा नो चेंज रहता है। जैसा आया है इसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। ही आया तो ही, हर आया तो हर, देम आया तो देम, इट आया तो इट, वन आया तो वन, जैसा आया वैसे का वैसा लिख देंगे। क्लियर दोस्तों। तो ये था अपना प्रोनाउन और उसके काइंड्स, और कौन सा पर्सन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, पॉजेसिव प्रोनाउन का या ऑब्जेक्ट का। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब चेंज करेंगे तो पर्सन्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा और उनके कार्य के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले, और ताकि मैं आपको बता सकूं भी पर्सन्स को बदलना कैसे है। क्लियर दोस्तों। यस, राइट डाउन। यस दोस्तों, अभी अपनों ने सीखा प्रोनाउन और उसके काइंड्स और उसके केस वाइज सीखा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, कौन सा पर्सन है, किसका काम करता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। हाउ टू चेंज की चर्चा अपने अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जो कि कल आपको मिल जाएगी। तो मैं जो है अब लगातार जो है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को लगातार क्लासेस लिया करूंगा, तो आपको जो है वो चेंजिंग का सेक्शन नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अभी अपने करते हैं अपने वोकैब का चैप्टर, जो अपनों ने पहले सिनोनिम्स शुरू कर रखे हैं। तो आज अपने जो है वो 10 वोकैब करते हैं। मैं चाहूंगा पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें, उसके बाद कल मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा। ओके दोस्तों, आते हैं वोकैब के चैप्टर पर। यस डियर, अब आते हैं अपने वोकैब के चैप्टर पर। दोस्तों कुछ बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सर साथ के साथ एंटोनियम और सिनोनियम ज़्यादा बताते रहें। बेटा यदि मैं ज़्यादा बताऊंगा तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 8 या 10 याद होंगे, लेकिन जैसे जैसे अपने 50, 100, 200 पर पहुंचेंगे तो आप पीछे वाले भूलते जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप करें तो ज़्यादा बढ़िया है। यदि आप चाहते हैं कि एक साथ करवाएं तो मैं एक बार कल
आपको जो है इसका थोड़ा सा मॉडल भी दिखा दूंगा, एक बार आपको दोनों एक साथ करके भी बता दूंगा, ठीक है। फिर आप जैसा कहेंगे अपन वैसा ही प्लान बना लेंगे। ओके दोस्तों, आ जाते हैं आपने 10 वोकैब पर। आइए देखिए नेक्स्ट 10 वोकैब। तो फर्स्ट बेटा मैंने यहां पर लिखा है डेवियस, DEVIOUS। डेवियस का अर्थ होता है क्रुक्ड, क्रुक्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, क्लियर। तो इसकी ट्रिक बनाई मैंने, इसमें से निकाल लिया DEVI, देवी। देवी मतलब मां वैष्णो देवी। मां वैष्णो देवी पर जाने का रास्ता क्या है? डेवियस है, क्रुक्ड है, टेढ़ा मेढ़ा है। दूसरा आप अपनी मर्जी से बना सकते हो कुरकुरे। क्या बना सकते हैं? कुरकुरे। ऐड भी देखी होगी आपने, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, क्लियर दोस्तों। तो इसी तरह से डेवियस का अर्थ क्या हुआ? क्रुक्ड। नेक्स्ट आते हैं आपने किस पर? सेकंड वोकैब, जो कि है अपने पास स्लगिश। स्लगिश का अर्थ होता है लेजी। लेजी का मतलब आलसी। ये वोकैब अपनों ने पहले भी की थी लेजी की, याद होगा दोस्तों। या राइट, डायलैट्री, ढीला, ढीला ढाला। ढीला ढाला रहता है तो मतलब क्या है? वो लेजी है, आलसी है। इसी तरह से नई वोकैब आ गई, उसका सिनोनियम आ गया अलग से, स्लगिश। स्लगिश का मतलब भी क्या हुआ? लेजी। इसमें मैंने बाहर निकाल लिया SLU, स्लू, लेकिन इसको बोला मैंने स्लो। स्लो का मतलब धीरे धीरे। फिर मैंने निकाल लिया GISH, इसको बोला घिस। अपने कहते ना बड़ा ही स्लो, धीरे धीरे घिस घिस कर चलता है। इट मीन्स ये कैसा है? फिर स्लगिश है, लेजी है। थर्ड नंबर वोकैब पर आइएगा, अबट। अबट का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। अब देखिए अपन ने ABCD पढ़ी है सभी ने, तो ABCD के अंदर AB का और UT का क्या होता है? नेबर होता है, पड़ोसी होता है। तो इसलिए ABUT अबट इक्वल टू क्या बन गया? नेबर हो गया। सेम फोर्थ नंबर वोकैब पर आगे आते हैं, तो मैंने यहां पर लिखा है व्यूलेंट। क्या लिखा है? व्यूलेंट का मतलब होता है डेडली। डेडली मतलब प्राण घातक, जो जान निकाल लेता है, ठीक है। तो ट्रिक निकाली यहां पर मैंने VIRU, वीरू। वीरू को बोल दिया मैंने वीरेंद्र सहवाग। इन दीज डेज तो वीरेंद्र सहवाग नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब ये खेला करते थे तो गेंदबाजों के ये जो चौके छक्के मारकर उनके प्राण ही निकाल लेते थे। तो इसलिए जो वीरू वीरेंद्र सहवाग है वो गेंदबाजों के लिए क्या थे? व्यूलेंट थे, डेडली थे, प्राण घातक थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट वोकैब आती है अपने पास डोल्ड्रम्स। क्या आती है? डोल्ड्रम्स, जिसका अर्थ होता है सैड, उदास। ये पहले भी आपको लिखाया था सैड का मैंने, मोरोज, सैड, उदास। यस डियर। तो इसी तरह से बात करते हैं, किसकी ट्रिक निकालेंगे? तो मैंने निकाल लिया डॉल, इसको बोल दिया ढोल, RUM, रम। अब देखो कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है, अब शाम को बेचारा पीने के लिए एक क्वार्टर ले आया, किसका? रम का। अब घर जाते ही उसने रखा सजा करके, लेकिन उसकी पत्नी आ गई, बीवी ने आकर उठाकर उस रम को क्या कर दिया? ढोल दिया। तो इसलिए वो व्यक्ति क्या हो गया? अब डोल ड्रम हो गया, मतलब सैड हो गया, उदास हो गया, क्योंकि सारी रम ढुल गई उसकी। नेक्स्ट आइए वो क्या पर 6 नंबर पर आता है अपने पास एगग। क्या आता है? एगग, जिसका मतलब होता है एक्साइटेड, मतलब उत्तेजित। तो इसी तरह से इसमें ट्रिक निकाल ली, AG, इसको बोला AG, फिर निकाल ली OG, इसको बोला OG। अनिल कपूर का गाना सुना होगा आपने, AG OG लो जी सुनो जी। तो ऐसा गाना जब अपने सुनते हैं तो उसके अंदर हीरो और हीरोइन को देखकर हम क्या हो जाते हैं? एगग, एक्साइटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट वोकैब आती है अपने पास एसेंट। एसेंट का मतलब क्या है? एग्री, सहमत, क्लियर। इसमें ट्रिक निकाली AS, ऐसा, SENT, सेंट। अब ऐसा सेंट, अब मैं कहूंगा कि मेरा दोस्त ऐसा सेंट लगाता है कि सारे के सारे उससे क्या हो जाते हैं? एग्री हो जाते हैं, एसेंट हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। नंबर 8 पर बात करते हैं पार्सिमनी। किसकी बात करें? पार्सिमनी मतलब स्टिंगीनेस। स्टिंगीनेस का मतलब होता है कंजूसी। क्या होता है? कंजूसी। अब इसमें से ट्रिक निकाली PARS, जिसको बोल दिया पास, और फिर ट्रिक निकाली MONY, जिसको बोल दिया मनी। अब जो कंजूस आदमी है, जो कंजूसी करता है, स्टिंगीनेस है, वो व्यक्ति हमेशा क्या कहता है कि मेरे पर्स में तो क्या है? मनी नहीं है। तो जो व्यक्ति कहता है
मेरे पर्स में मनी नहीं है, पैसा होने के बावजूद भी मेरे पर्स में मनी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? पार्सिमनी होगा, स्टिंगीनेस होगा। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर पर आते हैं, यह है पेंसिव। क्या है? पेंसिव। पेंसिव का मतलब हुआ थॉटफुल, विचार मगन, विचार मगन। अब देखो इसमें से ट्रिक निकाली, पेन। क्या ट्रिक निकाली? PEN, पेन। अब कई बार क्या होता है, हमें एग्जाम करने बैठते हैं, हमें कोई क्वेश्चंस जो है वो याद नहीं आ रहा होता, तो अपन मुंह में क्या करते हैं? पेन लेकर क्या हो जाते हैं? पेंसिव हो जाते हैं, थॉटफुल हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं, विचार मगन हो जाते हैं कि इसका जवाब या आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आता है अपने पास शेक। क्या आता है? शेक। इसका मतलब है अवॉइड। अवॉइड का मतलब टालना, अनदेखा करना, नकारना। क्लियर? इसी में मैंने बाहर निकाल लिया SHIRK, लेकिन इसको बोल दिया मैंने क्या? सरक। क्या बोल दिया? सरक। अब मतलब जब भी मैं उसको किसी काम के लिए कहता हूं तो वह वहां से क्या हो जाता है? सरक जाता है। इट मींस वो इस काम को क्या कर रहा है? शिर्क कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। क्लियर दोस्तों? मैं भी चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनकी तैयारी करें। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें एक साथ एंटोनियम सिनोनिम दिए जाएं, तो आगामी क्लास के अंदर मैं आपको एक साथ भी एंटोनियम सिनोनिम दे दूंगा, फिर अपने आप ही आप लोग डिफरेंस कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं मेरे चैनल के साथ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके डियर।